एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। आज की वीडियो में हम जानेंगे गुप्त काल के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम रेफरेंस ले रहे हैं किताब ब्रह्म का पुलिंदा। कहते हैं कि गुप्त काल को स्वर्ण काल का युग भी कहा जाता है। ऐसे इस काल पर पक्ष विपक्ष द्वारा सहमति और असहमति जैसी अपनी अपनी काफी व्याख्याएं हैं, लेकिन धर्म और अध्यात्म अर्थात धम्म व अध्यात्म से संबंधित सबसे प्रसिद्ध साक्ष्य इस काल में स्थापित अनेक विश्वविख्यात शिक्षण संस्थान का पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त होता है। इसी स्वर्ण काल में भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की देशना अर्थात शिक्षा हेतु विद्यालयों के संचालन की शुरुआत हुई। साथ ही पूर्व के बुद्ध विहार को भी विद्यालय का रूप देकर संचालित किया गया था, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय, तेलहाड़ा विश्वविद्यालय जैसे कई नाम आज देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। उस समय देश विदेश के काफी लोग उस विद्या केंद्र में विद्या अध्ययन करने आते थे, जिसमें से दो विश्व प्रख्यात विद्यार्थी इत्सिंग और फाइयान काफी प्रसिद्ध हैं। ऐसे गुप्त काल के बाद में हैनसांग का आना भी काफी प्रसिद्ध है। इस गुप्त काल पर लोगों के कई मत हैं। आज बहुत से लोग जो गुप्त काल को ब्रह्मवंशी का सहयोगी बताते नहीं थकते। भाई, यहाँ बोलने की आजादी है, इस वजह से जो मर्जी हो आप बोल सकते हो, लेकिन किसी के द्वारा मात्र कुछ बोल देने से या बिना पुरातात्विक साक्ष्यों के कुछ लिख देने से वह बोली और लिखी गई बातें पुरातात्विक साक्ष्य नहीं बन जाती हैं। यह बात आप तो समझते ही होंगे। जब गुप्त शासक के पास लिखने या लिखवाने की कला मौजूद थी, फिर तो गुप्त शासक द्वारा सम्यक संस्कृति के विपरीत ब्रह्मवंशियों का बखान जरूर मिलना चाहिए था। अगर गुप्त काल में वैसा कुछ भी लिखा जाता तो आज गुप्त काल में उत्खनन से प्राप्त लिखित साक्ष्य में वैसे भ्रमिक अभिलेख जरूर मिलने चाहिए थे, और आप जैसे विद्वजनों को भी वैसे साक्ष्य प्राप्त को जरूर दिखाना चाहिए था। लेकिन लिखित रूप से पुरातात्विक साक्ष्य की दिखाने के नाम पर आप सभी लोग चुप हो जाते हो और उस चुप्पी के बाद किसी अज्ञात लेखक के द्वारा लिखी गई आज की पुस्तक दिखाने लगते हैं। क्या ऐसे ही पुरातात्विक प्रमाण मानना चाहिए? यह सवाल पैदा होता है। आज ब्रह्मवंशी लेखक लोग भी इसी गुप्त काल के संस्कृत नाटक के प्रसिद्ध लेखक कालिदास को स्थापित करते हैं, लेकिन प्रश्न यही उठता है कि गुप्त काल का लिखा हुआ जितना भी अभिलेख मिला है वह सब धम्म लिपि की वर्णमाला में शिला व धातु अभिलेख पर लिखा हुआ मिला है, मतलब पत्थरों पर लिखा हुआ मिला है। फिर तो कालिदास के लेख पर भी दो प्रश्न खड़े होते हैं। पहला प्रश्न, क्या कालिदास द्वारा लिखित संस्कृत नाटक का लेख धम्म लिपि द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया? दूसरा, क्या गुप्त काल में कालिदास को लिखने के लिए विशेष तौर पर कागज का उद्भव करा दिया गया, या कहीं से कालिदास को नाटक लिखने हेतु कागज का आयात करवाया गया था? यह सवाल पैदा होता है। ब्रह्मवंशियों के साथ साथ अनेक अनुयायी को यह भी नहीं पता कि कागज का उपयोग का प्रमाण पाल वंश के बाद से मिलना शुरू होता है। फिर पाल वंश के पूर्व ब्रह्मवंशियों द्वारा लिखित कागज की पुस्तक को कैसे प्रत्यारोपित अर्थात इम्प्लांट कर दिया जाता है? यह सवाल पैदा होता है। दूसरी बात, सही में अगर धम्म लिपि में संस्कृत भाषा लिखी जा सकती है तो
गुप्त काल में गुमनाम कालिदास द्वारा लिखित मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम जैसी पुस्तक के मूल स्रोत अर्थात अभिलेख को प्रदर्शित करना चाहिए था। मुँह द्वारा कितनी गप हाँकी जाएगी। सबसे बड़ा कारण है कि गुप्त काल के लिखे हुए काफी अभिलेख आज प्राप्त हैं, जिसको राष्ट्रीय ग्रंथागार में देखा जा सकता है। गुप्त काल की काफी मुद्रा मिली है, जिसमें से कुछ मुद्रा को यहाँ रख रहा हूँ। बगल में एक मुद्रा है, जिस मुद्रा पर एक और घोड़ा का चित्र बना है। उस चित्र को देखकर आज के विमुख विद्वान लेखक उसे अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा से संबोधित करते हुए फूले नहीं समाते हैं। लेकिन इस मुद्रा का जिधर घोड़ा बना है, उस घोड़े के नीचे धम्म लिपि की वर्णमाला 100 अंकित है। तो वहीं इसी मुद्रा के दूसरी ओर रानी का चित्र बना है। उस ओर धम्म लिपि में कान यांद गोहन अंकित है। गुप्त काल की एक और मुद्रा को आप लोगों के बीच रख रहा हूं, जिस पर भी धम्म लिपि द्वारा समुद्रगुप्त लिखा है। गुप्त कालीन जितने भी सिक्के हैं, सभी पर धम्म लिपि का उपयोग है। उसी प्रकार से गुप्त काल का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख प्रसिद्ध है। प्रयाग स्तंभ के सबसे बाहरी ऊपर भाग में सम्राट अशोक द्वारा धम्म लिपि में अंकित लेख है, तो उसके नीचे समुद्रगुप्त द्वारा जो लेख अंकित है वह भी धम्म लिपि में है। आप लोगों को मालूम है कि धम्म लिपि में हलंत विसर्ग के साथ साथ छ, त्रा और ज्ञा जैसी वर्णमाला नहीं होती है। फिर गुप्त सम्राट द्वारा संस्कृत की बात कहाँ से लोग उत्पन्न कर देते हैं, यह भी सवाल पैदा होता है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के सबसे नीचे की पंक्ति में गुप्त शासक ने साफ साफ यंग धम्म लिपि लिखावा पिताति एत देवानंग प्रिय आहा लिखा है। सबसे नीचे नागरी लिपि में जहांगीर का लेख अंकित है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि नागरी लिपि और संस्कृत भाषा का उद्भव मुगल काल में हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो कालिदास का लिखा हुआ संस्कृत का भी लेख गुप्त काल में जरूर मिलता। मानव के क्रमिक विकास की ही तरह मानव की सभ्यता, संस्कृति और उसकी भाषा लिपि का भी क्रमिक विकास होता है, जिस वजह से सम्यक संस्कृति में विकसित धम्म लिपि का भी विकास हो रहा था। सम्यक संस्कृति कार्यकाल लगभग 1500 वर्ष में 3 ऐसे महान सम्राट का कार्य दिखता है, जो अपने आप में एक अद्वितीय मिसाल के रूप में इतिहास में अंकित है। इस अद्वितीय कार्य को करने वाले में पहला नाम सम्राट अशोक का आता है, जिसने अपने कार्यकाल में सम्यक संस्कृति के ज्ञान वाले मार्ग से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रत्येक जगह धम्म उपदेश, सैकड़ों अभिलेख, चैत्य, स्तूप, संगाराम स्थापित करने के साथ साथ अपने बच्चों को धम्म के प्रचार प्रसार में लगा दिए। सम्यक संस्कृति के विस्तारीकरण में दूसरा नाम कुषाण वंश के महान सम्राट कनिष्क का आता है, जिन्होंने अपने कार्यकाल में सम्यक संस्कृति के विस्तारीकरण हेतु प्रत्येक मुद्राओं में भगवान बुद्ध की छवि अर्थात मूर्ति का निर्माण कराते हुए देश विदेश में हर कोने में स्थापित किए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान बुद्ध के मार्ग से जुड़कर लाभ ले सकें। भगवान बुद्ध की मूर्ति का मिलना सम्राट कनिष्क के पूर्व नहीं है। सम्यक संस्कृति के
विकास क्रम में तीसरा नाम गुप्त शासकों का आता है। गुप्त काल में खासकर समुद्रगुप्त के समय सम्यक संस्कृति का सबसे ज्यादा विकास हो रहा था। पूर्व काल में जितने भी चैत्य और भगवान बुद्ध की मूर्तियां स्थापित हुई हैं, उन सभी स्थलों पर बुद्ध विहार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ है। सम्यक संस्कृति में गुप्त काल से पूर्व एक भी मंदिर नहीं मिला। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति स्थल महाबोधि स्थल का मंदिर भी गुप्त काल में निर्मित है। महाबोधि स्थल पर सम्राट अशोक के समय का चैत्य और बोधि वृक्ष के नीचे संबोधि स्थल आज निर्मित है। तो कुषाण काल के समय संबोधि स्थल के सामने भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापना का कार्य है, लेकिन इस मूर्ति के ऊपर मंदिर का निर्माण समय गुप्त काल का है। किसी भी बौद्ध स्थलों पर बुद्ध मंदिर बनावट का निर्माण गुप्त काल के पहले का नहीं मिलता है। यह स्रोत पुरातात्विक विभाग का है। तो आपका इस छोटी सी जानकारी के बारे में क्या मानना है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो, ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।